अस्सलाम वालेकुम बेटा। एडिटोरियल्स एक्सप्लेनेशन सीरीज की एक और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। इसमें मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के अंदर जो एडिटोरियल्स और ओपिनियंस पब्लिश होती हैं उनको जो है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और उनकी समरी जो है वो आपको बताऊंगा या उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसमें जो पहला एडिटोरियल है उसका टाइटल है पाकिस्तान पासपोर्ट रैंकिंग, और ये पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश हुआ है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है। बेसिकली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो एक कंट्रीज की जो है वो ग्लोबल रैंकिंग है, जो ये बताती है कि किसी मुल्क के शहरियों को कितने मुल्कों के अंदर या कितने ममालिक के अंदर बगैर वीज़ा के जो है वो या वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो हासिल है, या उनका पासपोर्ट कितना मजबूत है। इस इंडेक्स को हेनले एंड पार्टनर्स ने जो है वो 2005-6 के अंदर जब इसको स्टार्ट किया था। हेनले एंड पार्टनर्स एक ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन के अंदर है। इसका पहले नाम जो है वो हाँ, इसको स्टार्ट 2005 में किया गया था, और इसका नाम पहले था हेनले एंड पार्टनर्स वीजा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, जो कि बाद में 2018 में चेंज करके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किया गया था। तो ये बेसिकली इंडेक्स 199 पासपोर्ट जो है वो उनको रैंक करता है और बताता है कि उन पासपोर्ट्स को होल्ड करने वाले जो लोग हैं वो कितने ममालिक में जो है वो वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। अब ये जो डाटा या ये रैंकिंग करने के लिए वो जो डाटा हासिल करते हैं वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जो है वो हासिल करते हैं। ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 1945 में जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। अब यहाँ पे इस एडिटोरियल में जो बात की गई है वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इस एडिटोरियल में बात ये की गई है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है। मतलब पाकिस्तान जो ये जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर लोग हैं वो दुनिया में 33 ममालिक के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो कर सकते हैं। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों के साथ मैसेज में बताया था कि वो बारबाडोस, मालदीव्स या कीनिया को निकाल दें तो बाकी कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो कि जहां पर आप वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो। और मुसलमान ममालिक में शायद मालदीव्स है या जिबूती है जो जहां पर आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, वरना कोई अच्छा मुसलमान मुल्क भी ऐसा नहीं है जहां पर आप वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो ले सकते हो। अब पाकिस्तान से नीचे जिन कंट्रीज के पासपोर्ट्स हैं उनमें यमन है, इराक है, सीरिया है, और सबसे लोएस्ट अफगानिस्तान है। क्यामत की निशानी ये है कि अफगानिस्तान में भी हम लोग वीज़ा फ्री एंट्री नहीं ले सकते, और वो लोग भी हमारे मुल्क में वीज़ा फ्री जो है वो एंट्री नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये है, ये जो रैंकिंग है ये बताती है कि हमारा पासपोर्ट बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे है। इंडिया का 82nd रैंक है, और इंडियंस जो है वो 58 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो ले सकते हैं। उनके कंट्रीज भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन हमसे थोड़े से बेहतर है। अब पाकिस्तान ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है, व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम फॉर फॉर पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। हमारी ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, हमारे पास रिच रिसोर्सेज हैं, हमारी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं। इन तमाम पॉजिटिव्स के बावजूद भी हमारा पासपोर्ट वीक कंसिडर होता है। ये सारी हमारी जो पॉजिटिव्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, ये कुछ चीजें हमारी जो है वो जो वीकनेसेस हैं वो इसको ओवरशैडो कर देती हैं। और वो वीकनेसेस क्या हैं? एक तो हमारी सिक्योरिटी का मसला, दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क के अंदर, तीसरा हमारे मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट बहुत कम है, स्किल्ड जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से दुनिया में हमारे पासपोर्ट की जो है वो डिमांड नहीं है। तो हम कैसे अपने पासपोर्ट की रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं? हमें अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करना पड़ेगा। मतलब वो कंट्रीज जो हमें वीजा फ्री एंट्री दें, उन्हें पता हो कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है और यहाँ पर किसी किस्म का एक्सट्रीमिज्म नहीं पाया जाता, ताकि उन्हें ये डरना हो कि पाकिस्तान से कोई जो है वो एक्सट्रीमिस्ट आए और हमारे मुल्क में जो है वो कार्रवाई करके चला जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी आपको अपने मुल्क में। और तीसरी चीज, आपको एजुकेशन जो उसको प्रमोट करना होगा, अपनी वर्क फोर्स को स्किल्ड करना होगा। क्योंकि जब आपके पास नॉलेजेबल वर्क फोर्स होगी, स्किल्ड वर्क फोर्स होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी दुनिया में डिमांड भी बढ़ेगी और आपके मुल्क की भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो इसका कंक्लूजन या एंड यही है कि
अगर आप अपने पासपोर्ट की वर्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को इंक्रीज करें, एजुकेशन को प्रमोट करें, वर्क फोर्स को जो है वो स्किल्ड बनाएं। यही वो तरीके हैं जिससे पाकिस्तान जो है वो अपने पासपोर्ट को दुनिया में इम्प्रूव कर सकता है रैंकिंग के मद में। अदरवाइज हमारी रैंकिंग शायद कुछ अरसे में खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान हमसे ऊपर चला जाए और मुझसे नीचे आ जाए। तो ये बात हुई है इस एडिटोरियल के अंदर। दूसरा एडिटोरियल बेटा वो भी पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश हुआ है, और इसका टाइटल है टू डेवलपमेंट्स ओवर पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें फलस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की जो दो अप्रोचेस हैं, एक अप्रोच वो जो चाइना की तरफ से है, दूसरी अप्रोच जो इसराइल की या इसराइल की अलाइज की अप्रोच है। आपको पता ही है कि गजा के ऊपर जो है वो इसराइल का जुल्म और इसराइल का जो है वो एक हमला 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, और अभी तक उसके ऊपर जो है वो मिलिट्री एक्शन कंटिन्यू है। चाइना ने रिसेंटली 23 जुलाई 2024 को बीजिंग डेक्लेरेशन जो है वो साइन किया है, जिसमें फलस्तीन के 14 फैक्शंस, जिनमें से दो बड़े फैक्शंस हमास और फतह, इनके दरमियान जो है वो एक एग्रीमेंट साइन करवा दिया, पीस एग्रीमेंट साइन करवा दिया, जिसे बीजिंग डेक्लेरेशन कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इससे पहले आपको पता है कि वेस्ट बैंक के अंदर फतह की हुकूमत थी और गजा के अंदर जो है वो हमास की हुकूमत थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ 2006 से इख्तलाफ में थे, और दोनों का फलस्तीन इसराइल मसले का सोल्यूशन जो है उसकी अप्रोच भी डिफरेंट थी। जो वेस्ट बैंक है उसकी अप्रोच थी थोड़ा सा निगोशिएशन और डिप्लोमेसी के जरिए, जबकि हमास की अप्रोच है थ्रू मिलिट्री एक्शन, इसराइल का और फलस्तीन के मसले का हल जो है वो निकाला जाए। मतलब जो फलस्तीन इशू के रेजोल्यूशन में रुकावटें आ रही थी, उनमें से ये भी रुकावट थी कि हमास और फतह के बीच में जो है वो क्या कहते हैं, एक एग्रीमेंट या इनके दरमियान जो है वो इत्तेहाद कैसे करवाया जाए, तभी तो आप एक मुश्तरका जो है वो सोल्यूशन निकाल सकेंगे। खैर, इस बीजिंग डेक्लेरेशन के अंदर चाइना ने जो है वो 23 जुलाई 2024 को 14 फैक्शंस उनको जो है वो इकट्ठा कर दिए, और उन फैक्शंस को पीएलओ के प्लेटफॉर्म के नीचे जो है वो इकट्ठा किया गया। पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बिल्कुल उसी तरह की एक कोलेशन मूवमेंट है फ़लस्तीन इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, यानी कि फ़लस्तीन की आज़ादी की मूवमेंट है। जिस तरीके से किसी ज़माने में हमारे हमारे मुल्क में भी एक कोलेशन गवर्नमेंट बनी थी इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ, जो है वो सॉरी कोलेशन मूवमेंट बनी थी जिसका नाम था पीडीएम, वो इमरान खान के खिलाफ बनी थी। ये फ़लस्तीन के मामले के ऊपर बनी, और ये ज़्यादा बेहतर है पीडीएम से, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये 1964 में जो है वो ये बनी थी। तो इसके प्लेटफॉर्म के अंडर जो है वो तमाम को इकट्ठा कर दिया गया। अब इस एग्रीमेंट में बात क्या की गई है, इस एग्रीमेंट में बात की गई है कि ये जो जितनी भी 14 फैक्शंस हैं फलस्तीन के, जिनके बीच में भी इत्तेहाद हुआ है, ये मिलके एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फिर फलस्तीन की आज़ादी की जो है वो मूवमेंट या उसकी कोशिश करेंगे मुश्तरका तौर पे, इंडिविजुअली नहीं, मुश्तरका तौर पे कोशिश करेंगे। और ये अपना कैपिटल जो है वो डिक्लेयर करेंगे यरूशलेम को, जो कि 1967 से पहले का था। और रशिया, चाइना मोस्ट प्रोमिनेंटली जो है वो इनकी मदद करेंगे इस मामले में, या इसको इनको सपोर्ट करेंगे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जहां पर जो है वो उनकी जरूरत होगी। तो ये एक ऐसा पीस एग्रीमेंट है कि जिससे फलस्तीन और इसराइल के मसले का जो हल जो है वो निकाला जा सकता है, अगर दुनिया इसमें अपना रोल भी प्ले करे। तो ये चाइना का जो है वो एक क्या कहते हैं पीस प्लान है, जिसने नेशनल यूनिटी के थ्रू एक एग्रीमेंट करवाया और तमाम फैक्शंस को इकट्ठा करके फलस्तीन के मसले को हल करने की तरफ उनको लगा दिए। इसराइल की अप्रोच वो टोटल डिफरेंट है। इसराइल ने 18 जुलाई 2024 को अपनी पार्लियामेंट, जिसका नाम है नेसेट, वहां पर जो है वो एक रेजोल्यूशन पास की, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी किस्म की भी कोई पैलेस्टाइनियन स्टेट ही नहीं होगी। नेतन्याहू जो शैतान बना हुआ है आजकल, शैतान ही है, बना हुआ है कि है शैतान,
उसने कहा है कि जी तमाम फलस्तीनी एरिया इसराइल के अंडर कंट्रोल आ जाएगा उस रेजोल्यूशन के अंदर। और इवन यूएस यूएस कांग्रेस में भी थोड़े दिन पहले उसने जो है वो बात की, उसके ऊपर मैं आगे जाके बात करूंगा, कि वहां पर भी उसने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट तब तक जारी रहेगा जब तक पैलेस्टाइनियन रेजिस्टेंस यानी कि हमास का खात्मा ना हो जाए, या वो तमाम फैक्टर्स, या वो तमाम लोग जो है जो फलस्तीन की फ्रीडम की बात करें उनका खात्मा ना कर दिया जाए, तब तक वो अपना अग्रेशन जारी रखेगा। और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। अब ये दो अप्रोच है, एक अग्रेसिव अप्रोच है और जिसके साथ दुनिया नहीं खड़ी, दुनिया चाइना के अप्रोच के साथ खड़ी। अमेरिका हो गया उस, और इसराइल ने तो चाइना के बीजिंग डिक्लेरेशन को कंडेम किया, उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने और बाकी ममालिक ने जो है उसको अप्रिशिएट किया, और ये एक जो है वो अच्छा पॉजिटिव स्टेप कंसीडर किया इसको। अब चाइना की जो पीसफुल अप्रोच है उससे जो टू स्टेट सोल्यूशन है उसकी तरफ जो है वो आप आसानी से मूव कर सकते हैं। टू स्टेट सोल्यूशन जिसमें एक फलस्तीनी स्टेट होगी, एक इसराइली स्टेट होगी। फलस्तीनी स्टेट 1967 से पहले वाली जो होगी, जिसमें यरूशलेम फलस्तीन का कैपिटल होगा, वो वाली। जब ये दो स्टेट्स बन जाएंगी तो दोनों फिर पीसफुली कोएग्जिस्ट रहें, फलस्तीनी अपना सुकून से रहें, इसराइली अपना सुकून से रहें, और इसको ग्लोबल सपोर्ट हासिल है। जबकि इसराइली अप्रोच जो है ये टू स्टेट सोल्यूशन को निगेट करके सिंगल स्टेट की तरफ जा रही है, जिससे मजीद वायलेंस बढ़ेगा और इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये फलस्तीनियों का जमीन का हक जो है, उनका अपने मुल्क के अंदर रहने का हक, अपना मुल्क बनाने का हक जो है वो छीन रहे हैं। और इस अप्रोच को ग्लोबली सहमति हासिल नहीं है, सिवाय अमेरिका और अमेरिका के कुछ जो है वो लल्लू पंजू से जो सपोर्टर्स हैं वही इसको जो है वो लेके चल रहे हैं। सो चाइना की जो अप्रोच है इस एडिटोरियल की जो अगर समरी की बात करूं तो वो ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा वर्केबल लगती है अगर हम लॉन्ग लास्टिंग पीस की बात करें। इस अप्रोच में जो चाइना ने अपनाई है इसमें फलस्तीनियों के और इसराइलियों के दोनों के जो है वो राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। लेकिन जो इसराइल की अप्रोच है जिसे यूएस सपोर्ट कर रहा है उसमें ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं, फलस्तीनियों की हक तलफी है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसको अमेरिका पे जोर डालना चाहिए कि वो जिस तरीके से चाइना पीसफुली इस मसले का हल करवाने जा रहा है, इस तरह के एक्शंस लें, इस तरह के स्टेप्स लें, ताकि इस मसले का पीसफुल हल निकाला जाए, ना कि मजीद जो है वो रीजन में और दुनिया में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट किया जाए। उसके बाद तीसरा एडिटोरियल जो है ये द नेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, और ये बात करता है जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर। करंटली पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है जिसमें जजेस की तादाद को बढ़ाने की बात की जा रही है, उसके पर्सपेक्टिव में लिखा गया है। आपको पता ही है कि सेनेट कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस जो है उसमें आजकल डिस्कशन ये चल रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज किया जाना चाहिए। पहले ही हमारी सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस 7 है, लेकिन लॉजिक इसके पीछे ये दी जा रही है कि बहुत सारे पेंडिंग केसेस पड़े हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए जजेस की तादाद कम है, तो नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज किए जाने चाहिए। ठीक है। अब इनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन कि नंबर ऑफ जजेस 21 कर दिए जाए, या फिर नंबर ऑफ जजेस 24 कर दिए जाए। अब नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने की रीजंस क्या है जो सेडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं। एक तो बैकलॉग ऑफ केसेस, मतलब बहुत बड़ी तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो करंट जजेस जो है वो उनको हैंडल नहीं कर सकते। दूसरा, कैपेसिटी इश्यूज, मतलब जो कोर्ट के मामलात में, केसेस के हैंडलिंग में, या जो दीगर दीगर कोर्ट के मामलात हैं उनमें डिलेज हो जाते हैं बिकॉज जजेस की तादाद कम है। तो जब जजेस की तादाद ज्यादा होगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, तो फिर ये डिलेज जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है उनमें दो हाई कोर्ट के जजेस को जो है वो प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जजेस बना दिए गए हैं, और ये जुडिशियल कमीशन ने जो है वो किया है। अब सेनेट की कमेटी की जो अप्रोच क्या है, सेनेट की कमेटी ये चाहती है कि जजेस की तादाद को इंक्रीज किया जाए थ्रू लेजिस्लेशन, कानून साजी करके, जो कि ज्यादा फास्टर प्रोसेस है और उसमें किसी किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी नहीं करने पड़ेंगे। और इस मूव से बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगी। अब ये तो होगी जजेस की तादाद को बढ़ाने की बात।
अब इसके अलावा एडिशनल कंसिडरेशन भी इनको लेनी पड़ेंगी कि एक तो अगर ज्यादा जजेस आपने लाने हैं तो आपको फिर ज्यादा स्पेस भी चाहिए, फिजिकल स्पेस भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा कोर्ट रूम होने चाहिए और ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज भी देनी पड़ेंगी। जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने की भी जरूरत है। ठीक है, मतलब कि कुछ केसेस को हाई कोर्ट लेवल पे ही कंप्लीट कर देना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो बर्डन है वो मजीद कम किया जा सके। सो इसका कंक्लूजन इस एडिटोरियल का यही है कि सेनेट कमेटी जो जो भी काम कर रही है वो ठीक है, लेकिन सिर्फ जजेस की तादाद को बढ़ाने से मसला नहीं हल होगा। जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स लाना ज्यादा जरूरी है ताकि उन रिफॉर्म्स के बाद जो है आप जजेस की तादाद इंक्रीज करें, लेकिन जब आप रिफॉर्म्स लाएंगे तो जो डिलेज होते हैं या जो प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो तभी खत्म होंगी जब आपके मुल्क में जुडिशियल रिफॉर्म्स आएंगे। तो ये बात इस एडिटोरियल में की गई है। उसके बाद बच्चे बात की गई है द नेशन न्यूज़पेपर में ही पब्लिश होने वाले एडिटोरियल लेसन्स फ्रॉम चाइना की। बेसिकली ये चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस के बारे में बात करता है। ये एडिटोरियल कहता है कि रिसेंटली आपको पता ही जुलाई 2024 में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल उसके इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स लाने की और अपनी इकोनॉमी को मजीद ग्लोबल करने की, यानी कि मजीद इन्वेस्टर्स चाइना के अंदर आके इन्वेस्ट करें या मजीद लोग चाइना के अंदर जो है वो चाइना की इकोनॉमी में अपना शेयर डालें या चाइना के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा बने। उसके ऊपर जो है वो बात की गई और कमिटमेंट शो की गई कि हम इस चीज़ को लाजमी करेंगे, इस चीज़ को लाजमी इंश्योर करेंगे। और ये स्टेप ना सिर्फ चाइना की इकोनॉमी के लिए इम्प्रूव बेटर है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी भी इससे जो है वो फायदा उठाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना जो है वो अपनी मार्केट पूरी दुनिया के लिए खोल रहा है, सो इससे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी। 2023 में चाइना के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है वो 158.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की हुई है और 2019 में ये 136.8 बिलियन यूएस डॉलर्स की हुई थी। तो मतलब 2023 में इन्वेस्टमेंट तकरीबन 20 बिलियन डॉलर जो है वो इंक्रीज हुई है। मेजर कंपनीज लाइक केएफसी एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली ज्यादा चाइना के अंदर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और उसकी वजह यही है कि चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आ रहा है। बिजनेस जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए जो है वो आसानियां पैदा कर रहा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान जहां पर बिजनेस स्टार्ट करना कंपैरेटिवली जो है वो मुश्किल है। उसके बाद चाइना के जो ग्लोबल ट्रेड इनिशिएटिव्स है जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें बहुत सारे जिसके बहुत सारे ममालिक हिस्सा हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी का जो है वो एक प्रोजेक्ट है। तो इसके इम्पैक्ट क्या है? फ्रॉम 2013 टू 2020 चाइना की बीआरआई के थ्रू जो ट्रेड है वो 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है वो तकरीबन 140 बिलियन डॉलर्स तक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो बीआरआई से एक्सपेक्टेड है ग्लोबल जीडीपी में वो 0.7% होगी बाय 2030। मतलब जो बीआरआई से जो ग्लोबल जीडीपी इंक्रीज होगा वो 0.7% होगा और यही जीडीपी आगे जाकर 2050 में 2.6% हो जाएगा, यानी कि 0.7% 2030 और 2.6% जो है वो इसकी जो ग्रोथ है वो बाय 2050 होगी। मतलब ये बहुत अच्छा जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करेगा। चाइना की जीडीपी 2030 तक 3.5% इंक्रीज करेगी और बाय 2050 ये 5.3% तक जो है वो ग्रोथ करेगी। मतलब बीआरआई का जो प्रोजेक्ट है ये ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा एज वेल एज चाइना की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। तो वो जो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने, तो ये जो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो कि डिफरेंट गोल्डमैन सैक्स के नाम से जो है वो उन्होंने फिर ये प्रेडिक्शन ठीक की थी कि 2075 तक जो है वो चाइना दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी बन जाएगा। तो वो तो बनता हुआ नजर आ रहा है, बट उनकी एक और प्रेडिक्शन भी थी कि पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वो अभी तक होती नजर नहीं आ रही। बहरहाल अल्लाह करे कि हमारी भी जो है वो सुनी जाए।
उसके अलावा फिर ये एडिटोरियल आगे बात करता है कि जहां पर चाइना का BRI प्रोजेक्ट ग्लोबल और चाइनीज इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, चाइना की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ग्लोबल और चाइना की मार्केट को जो है वो चाइना की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर बहुत ज्यादा आ रही है, वहां पर चाइनीज करेंसी का रोल भी दुनिया में जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका इंटरनेशनल यूज जो है वो बढ़ रहा है। मतलब 2023 के अंदर जो चाइनीज करेंसी है उसका उसकी जो शरह है या यूजेज की शरह ग्लोबल ग्लोबल ट्रेड में 5.8% इंक्रीज हुई है। और 2023 में ही क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की मद में 38.9 ट्रिलियन युआन जो है वो, जो कि पिछले साल से 24% ज्यादा है, वो यूज किए गए हैं। यानी कि पेमेंट जो है वो 38.9 ट्रिलियन युआन की जो है वो 2023 में हुई है, जो कि उससे प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 से 24% ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी तेजी से चाइनीज करेंसी का रोल भी इंक्रीज हो रहा है। सो कंक्लूजन इसका यही है कि चाइना की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जांपल हैं। अगर आप अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना होगा, लोगों को बिजनेस स्टार्टअप्स में आसानियां पैदा करके देनी होंगी, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा बनना होगा, तभी जाकर जो है वो आपकी इकोनॉमी इंप्रूव होगी। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए और सिक्योरिटी के मामला को ठीक कर ले तो कुछ हद तक हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी। बाकी तो मामला जो चाइना का रहा है वो तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। अ टेल ऑफ टू बजट्स, ये हमारा अगला एडिटोरियल है जो कि द नेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। और ये नाम से ही पता चल रहा है कि दो बजट्स का जो है वो कंपैरिजन है, एक है पाकिस्तान एंड अनदर वन इज इंडिया। हम पहले बात करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री की। तो पास्ट में पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा बेहतर थी, अप्रोक्सीमेटली या मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम 1961 टू 1980 पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 6% थी पर ईयर। और अब अभी हम चाइना की बात कर रहे थे तो कुछ समथिंग 3.4% बात कर रहे थे अभी। और इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 4% थी, हमसे 2% कम। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो हमारे रास्ते मुख्तलिफ हो गए, इंडिया आगे निकलना शुरू हो गया, हम पीछे रहना शुरू हो गए। अब इंडिया का जो रिसेंट बजट आया है उसमें एजुकेशन के ऊपर ज्यादा जो है वो जोर दिया गया है कि एजुकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा लगाया गया है और न्यू जॉब्स क्रिएट करने पे ज्यादा पैसा लगाया गया है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो है वो $24 बिलियन जो है वो एलोकेट किए हैं इंप्रूविंग एजुकेशन के लिए। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान ने कितने एलोकेट किए हैं। दूसरी चीज, इंडिया 41 मिलियन न्यू जॉब जो है वो अगले 5 साल में क्रिएट करने का सोच रहा है, जिसमें इंटर्नशिप्स होंगी, स्किल डेवलपमेंट लोन्स होंगे और न्यू ग्रेजुएट्स के लिए कुछ इंसेंटिव्स होंगे। इंडिया का जो बजट है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर बात कर रहा है। लाइक उन्होंने बिहार के लिए जो है वो बिहार के रोड प्रोजेक्ट्स के लिए और वहां पर मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए $3 बिलियन जो है वो एलोकेट किए। और आंध्र प्रदेश के अंदर उन्होंने जो है वो उस आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल सिटी है वो जरा आपने बताना भी है कौन सा है, उसकी बेहतरी के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए $1.79 बिलियन उन्होंने एलोकेट किए। इसी तरह इन्होंने कस्टम ड्यूटीज बहुत सारी चीजों पे खत्म कर दी है, लाइक कोबाल्ट पे, लिथियम पे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट भी और लिथियम भी। और ये दोनों ही इंडिया की टेक इंडस्ट्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे टेक इंडस्ट्री में ग्रोथ भी आएगी और उनके जो टेक प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ी सी चीपर होंगी। अब अगर पाकिस्तान के बजट की बात करें तो पाकिस्तान का बजट जो है वो टोटली एक मुख्तलिफ बातों को लेकर चलता है। हमारा बजट जो है वो IMF का कर्जा कैसे उतारना उसको माइंड में रख के बनाया गया है। हमारे बजट में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो डिफेंस के ऊपर है। मतलब ज्यादा जो अखराजात हैं वो डिफेंस के ऊपर है, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत कम जो है वो हमने एलोकेशन किया फंड्स की। इसका मतलब ये है कि हमारी जो अप्रोच है वो बड़ी नैरो है, हम दूर का नहीं सोच रहे, हमें एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसी तरह पाकिस्तान की जो
इकोनॉमिक चैलेंजेस को लड़ने की अप्रोच है वो भी नैरो है, वो भी लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है। हमारी जो अप्रोच है उसमें लोगों के ऊपर हमने दबा के टैक्सेस लगाए हैं, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें इमीडिएट फाइनेंशियल जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा डिफेंस, हमारा डिफेंस थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। लेकिन हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी उसको टोटली इग्नोर कर दिया है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आप इंडिया की तरह सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं तो आपको एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपको लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। लेकिन हम कर इसके टोटली ऑपोजिट रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम हमारे बजट में और इंडिया के बजट में थोड़ा सा जो है वो हमें तजाद नजर आता है। उनका बजट बेहतरीन है हमारे बजट से, हमारे बजट की निस्बत। तो ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो बात की गई है। अब बच्चे जो नेक्स्ट वो एडिटोरियल तो नहीं है, लेकिन इसको जो है वो एक डेवलपमेंट हुई है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस है, जो उनकी पार्लियामेंट है, वहां पर नेतन्याहू ने फोर्थ टाइम जो है वो तकरीर की है, जाके खताब किया उनसे। अब इसकी इस स्पीच के ऊपर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो कांग्रेस के मेंबरान हैं उन्होंने बाइकआउट किया, इवन उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मैं थोड़े से आपके साथ की पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लूंगा कि नेतन्याहू की जो स्पीच है उसके की पॉइंट्स क्या है। एक तो उसने सबसे पहले जो है वो यूएस की सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उसने यूएस की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इर्रेस्पेक्टिव कि वो गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट में नहीं है, उनको जो है वो इसराइल की सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जी ये अमेरिकन लोगों की फ्रेंडशिप है इसराइली लोगों के साथ, और इसराइली गवर्नमेंट की जो सपोर्ट करने की जो अमेरिका की एक रिवायत है, वो शो करती है कि हमारे दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, और हम एक दूसरे की सपोर्ट जो है वो करते रहेंगे। फिर दूसरा पार्ट जो उसने की स्पीच का है वो ये है कि उसने यूएस लीडर्स का डिस्कस किया। लाइक नेतन्याहू ने जो बाइडेन को प्रेज किया कि उसने जो है वो जिस तरीके से हमास के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, और ये शो करता है कि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े लॉन्ग लास्टिंग हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। उसने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, जिसकी पॉलिसीज हमेशा से प्रो इसराइल थी, और आपको पता ही है कि उसके दौर में ही यरूशलेम को इसराइल इसराइल का कैपिटल जो है वो एक्सेप्ट किया गया या अमेरिका की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस साल जो है वो अमेरिका ने यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल जो है वो एक्सेप्ट किया था। इसी तरह इसराइल के दौर में, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ही गोलान हाइट्स पे इसराइल की सोवरेनिटी जो है वो अमेरिका ने एक्सेप्ट किया। अब आपने ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि गोलान हाइट्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका का किस इसराइल का किस मुसलमान मुल्क के साथ है। तीसरी चीज जो इस नेतन्याहू ने की अपनी स्पीच के अंदर हाई डिस्कस की, वो थी ये जो लोग उसके आने पे जिनका ताल्लुक पार्लियामेंट के अंदर से भी था और वो आउटसाइडर भी थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उसने कहा कि जी ये वही लोग हैं जो ईरान के टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और ईरानियन प्रोपेगेंडा को लेके चलते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में उसने कहा कि जी ये सारे लोग वही हैं जो दहशतगर्दी के सपोर्टर हैं। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी इसने क्रिटिसाइज किया, और इसने कहा कि जी हमने कोई किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की, बल्कि जो भी काम किया वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कहा गया है। और उसने कहा कि इस तरह की एक्विजिशन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लगा रही है, तो वो अमेरिका जैसी और इसराइल जैसी डेमोक्रेसीज के लिए जो है वो रुकावटें पैदा करेंगी कि वो सही तरीके से टेररिज्म के खिलाफ जो है वो लड़ नहीं सकेंगे। और आखिरी चीज, पोस्ट वार विजन। नेतन्याहू ने जो है वो ये डिक्लेयर नहीं किया या अनाउंस नहीं किया कि वो जो है वो कोई पीस डील साइन करने जा रहे हैं या सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, बल्कि उसने जो है वो यही बात की कि हमास के खिलाफ उसका हार्ड लाइन स्टांस चलता रहेगा। और उस इस जंग को उसने कहा कि ये सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म के खिलाफ जो है वो एक लड़ाई है, और जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक जो है वो किसी किस्म की पीस की जो है वो आप होप नहीं कर सकते। नेतन्याहू ने इस बात पे कहा कि अगर हमें पीस चाहिए तो हमें हमास को हराना होगा,
और हमास के ऊपर टोटल विक्ट्री ही किसी किस्म के पीस की तरफ या पीस रेजोल्यूशन की तरफ हमें लेके जा सकती है। मतलब उसने मलून शख्स ने ढके छुपे अल्फाज में जो है वो ये बात बावर कर दी कि फलस्तीन की जंग जो है वो अभी नियर फ्यूचर में वो रोकने नहीं जा रहा। अब इसमें उसने अमेरिका से भी मजीद रिक्वेस्ट की कि आप हमारी मजीद जो है वो हेल्प करें, मिलिट्री एड करें। और अमेरिका पहले ही सालाना जो है वो 3.8 बिलियन यूएस डॉलर की मिलिट्री एड इसराइल को देता है। प्रेसिडेंट बाइडन ने जो है वो अप्रैल में अभी एक और 17 बिलियन डॉलर की एक और जो है वो मिलिट्री एड इसराइल के लिए शुरू की थी। तो नेतन्याहू की जो स्पीच है उससे दो बातें जो है वो क्लियर होती हैं। एक तो ये कि अमेरिका में चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे डेमोक्रेट्स की हो या रिपब्लिकन की हो, वो सपोर्ट इसराइल को ही करेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आएगी तो फलस्तीन का मसला जो हल हो जाएगा, तो ऐसा कोई कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना नियर फ्यूचर में, ना डेमोक्रेट्स के आने से ना ही रिपब्लिकन्स के आने से। अमेरिका अपनी पॉलिसी को लेके चलेगा, इसराइल को सपोर्ट करता रहेगा। दूसरी चीज, अमेरिका जो है इसराइल का भी कोई मतलब इस तरह का इरादा नहीं है कि वो नियर फ्यूचर में वो फ़लस्तीन के अंदर जो है वो ये जो गज़ा के अंदर वो जुल्म सितम का उसने एक चैप्टर ओपन किया हुआ है, उसको क्लोज करने के बारे में भी वो सोच नहीं रहे। उनका यही मानना है कि हमास के कंप्लीट एलिमिनेशन तक ये जो है वो जंग जारी रहेगी जब तक, और टोटल विक्ट्री वो इसी को नाम देते हैं कि जब तक हमास का कंप्लीट खात्मा ना हो जाए। तो इससे पता चलता है कि ये पीस जो है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, और अमेरिका जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो इसराइल को सपोर्ट करता रहेगा। बहरहाल एक एक अप्रोच मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, जो कि चाइना की अप्रोच है, जो कि पीस की तरफ लेके जाती है। और एक अप्रोच ये है जो अमेरिका और इसराइल की है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को मजीद बढ़ाएगी रीजन में लेके। तो अब आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। एक और मज़े की बात मुझे आपको बताना भूल गई कि कुछ अर्सा पहले यूएई के अंदर जो है वो अमेरिका, इसराइल और यूएई के जो अथॉरिटीज़ थी, इनकी मुलाकात हुई, जिसमें ये देखा गया कि पोस्ट वार गजा को जो है वो कैसे मैनेज किया जाएगा। तो वहां पर यूएई जो है उनके काम चेक करें कि वो इनके साथ बैठ के फैसला कर रहा है कि जी जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर तमाम बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स बैठ के एक मुतहदा, जिसे आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट बनाएगी जो गजा के मामले को कंट्रोल करेगी, इस बात को इंश्योर करेगी कि गजा के अंदर पीस रहे, एजुकेशन के मामला चलते रहे, लोग अमन सुकून से रहें। मतलब ऐसी कोई अथॉरिटी जिसे आप गवर्नमेंट का नाम दे दें, या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बिठा देंगे, या ऐसा कोई कोई भी थर्ड पर्सन या थर्ड ऑर्गेनाइजेशन बिठा देंगे जो कि इनकी मर्जी की होगी, इसराइल की, अमेरिका की और इनके हामियों की। और वो जो है वो फिर गजा को इन्हीं की मर्जी से जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे। तो इनडायरेक्टली उसमें भी फ़लस्तीनियों का नुकसान ही है, उसमें भी एक तरह से फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइली और अमरीकी जो है वो कब्जा जो है वो आपको नजर आएगा। तो खैर वो अप्रोच तो बिल्कुल ही सही अप्रोच नहीं है। जो अप्रोच चाइना ने दी है वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, और वही लॉन्ग लास्टिंग पीस की तरफ जाती है। तो ये बच्चे आज के एडिटोरियल थे, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह कल फिर नए एडिटोरियल्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।